हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात भर की सुर्खियों से बने हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर सकता है। उसकी PDF वहीं शेयर कर दी जाती है इस लेक्चर की, जिसे आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्या बेनिफिट है उसको ज्वाइन करने से, वहाँ दिन भर कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी इसी बहाने। और जो भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी जा करके जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज की हमारी मोटिवेशन लाइन क्या है, उसके बाद ही हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मेन है आपका किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेन क्या है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और वो हौसला आप अगर बुलंद करके उस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो श्योर है कभी ना कभी आपको आपका मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। बस करना क्या है, उस पर आप अकेला एक बार स्टार्ट तो करिए, उस पर आगे बढ़िए तो। और एक बार जब आप स्टार्ट कर देंगे, वहाँ उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो आपका जो लक्ष्य होगा, आपका जो काफिला होगा, वो अपने आप ही बन जाएगा और वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 23 मार्च 2022। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। विप्लवी होगा, विप्लवी ऐसे लिखा होगा, विप्लवी। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा मात्रा गड़बड़ हो गई है। तो विप्लवी भारत गैलरी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? कलकत्ता में किया है, कोलकाता, कैलकाटा, जिसे जो भी कह दीजिए, वहाँ पर इन्होंने इसको किया है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और ये जो उद्घाटन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। चलिए ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो विप्लवी भारत गैलरी है, इसमें किया क्या जाएगा, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये गैलरी है और यहाँ पे एकदम क्लियर इमेज तो नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें किया क्या जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य होगा, ये जो नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है, इसका जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो 1947 तक की जो घटनाएं हैं, उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, मतलब उन सभी घटनाओं का यहाँ पे दृष्टिकोण दिखाया, उन सभी घटनाओं का क्या होगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और क्रांतिकारियों द्वारा जो उनकी भूमिका है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उजागर किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। मतलब इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो अपना योगदान दिया और जो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज के विरुद्ध जो उन्होंने अपना सशस्त्र प्रतिरोध दिखाया, वो यहाँ पर क्या होगा, दिखाया जाएगा इस गैलरी में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब जो भी उनके क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, महत्वपूर्ण संगठन का जो क्रांतिकारियों के द्वारा निर्माण किया गया, आंदोलन का जो विस्तार किया गया, INA का मतलब था इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, नौसेना विद्रोह का योगदान, इन सभी की जो होगा ये सभी झलक यहाँ पर आपको इस गैलरी में दिखाई जाएंगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही इसका मेन क्या है, पर्पज है, इस विप्लवी भारत गैलरी का यही उद्देश्य है। और ये कब किया गया है? 23 मार्च 2022 को। मैंने आपको कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में बताया था कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। परसों के लेक्चर में बताया था कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो उसी शहीद दिवस के अवसर पर ही नरेंद्र मोदी जी ने विप्लवी भारत गैलरी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। क्लियर? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ की हम लोग जनजातियों को देख लेते हैं। एक मिनट, जनजातियों को देखने से पहले हमें क्या देखना है, हमें मैपिंग की तरफ चलना है, ताकि आपका क्या हो, साथ में मैपिंग भी क्लियर होता चले। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल,
कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि जो ये वेस्ट बंगाल है ये भारत का कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। ये आपका पूर्वी ईस्ट एरिया है, तो भारत का कौन सा है? पूर्वी राज्य है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो देख लेते हैं इसकी सीमाएं। नॉर्थ में इसके क्या है, एक मिनट, ये वेस्ट बंगाल आपका यहाँ से ये देखिए यहाँ तक ऐसे ये आया हुआ है। तो ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में इसके पश्चिम बंगाल के क्या है? सिक्किम है। पूर्व में देखें तो इसके और इसके मतलब क्या कहना है कि जो इसका उत्तर है, उत्तर में इसके सिक्किम है। फिर इधर देखिए तो ये बिहार है, बिहार दिख रहा होगा। फिर इधर देखिए तो आपका झारखंड है। क्लियर। दक्षिण में देखें तो यहाँ पर आपका उड़ीसा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नॉर्थ में आपका नेपाल, नेपाल से भी ये देखिए यहाँ टच हो रहा है और यहाँ भूटान से टच हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ एंड भूटान के साथ। और यहाँ देखा जाए तो ये बांग्लादेश के साथ क्या कर रही है? साझा कर रही है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ जो इसकी जो राजधानी है कैलकाटा, इसकी जो राजधानी है कैलकाटा, तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ की जनजातियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। भूमिज जनजाति है, पूछ लेता है कभी कभी कि कहाँ ये जनजातियाँ कहाँ से संबंधित हैं। तो भूमिज हो गया, संथाल हो गया, लेप्चा हो गया, भूटिया हो गया, तो ये सब कहाँ की हैं? यहीं से संबंधित रखती हैं। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा मेला, गंगा सागर मेला, ये सब ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था, बंगाल का पूर्वी भाग जिसे पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश कहा जाता है। क्लियर। तो इसको क्या मतलब वर्तमान बांग्लादेश के नाम से ये क्या था? पाकिस्तान में मिल गया था। और जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, पश्चिमी भाग जो था ये भारत में रह गया था, जिसे पश्चिम बंगाल के नाम से, यानी भारत का राज्य जो पश्चिम बंगाल के नाम से इसको जाना गया। और पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है। दूसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ये भी ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन जहाँ भी नाम आए समझ जाइए कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ पर सुंदरवन में जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर के कारण ये पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में और बताते हैं। जैसे अगर देखा जाए दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, हावड़ा ब्रिज, सुंदरबन, बेलूर मठ, ईडन गार्डन, ये सब कहाँ से संबंधित है? इसी कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। और यहाँ के जो नृत्य की बात करें तो नृत्य आपका छऊ नृत्य है और एक रविंद्र नृत्य है, जिसमें से छऊ तो कई बार पूछा गया, तो छऊ को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। दुर्गा पूजा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ का दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और अभी रिसेंटली कहने का मतलब दिसंबर जो 2021 है, दिसंबर 2021 आई थिंक 15 दिसंबर रहा होगा, तो उस ही दिन इसको क्या किया गया था? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको दुर्गा पूजा जो है इसको मान्यता दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ का है पत्तन भी याद रखिएगा, कोलकाता और हल्दिया पत्तन, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने होंगे बन जाएंगे और आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत नीचे जाना पड़ता है इसलिए लेट हो जाता है ऊपर नीचे करने में। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देख लेते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है। टीबी के कारण, इस मतलब रोग के कारण कितने लोगों की डेथ हो रही है, और इसके लिए हमारे मतलब भारत ने अपना लक्ष्य भी रखा है कि इतने इस समय तक हम क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ धीरे धीरे एक एक फैक्ट करके। पहले ये देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो जो इसका विनाशकारी प्रभाव है, इसका जो परिणाम है उसके बारे में क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। और विश्व स्तर पर जो टीबी महामारी है उसको क्या करना है? समाप्त करने के लिए जागरूक लोगों को किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जो 2021 में मनाया गया था, इसके पहले यानी 2022 का है,
तो 2021 में जो इसके लिए वैक्सीन, एकमात्र ही वैक्सीन है टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध जो है अभी तक एकमात्र वैक्सीन है, जिसका क्या नाम है आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, उसका नाम है BCG। एक मिनट, एक मिनट गड़बड़ हो गया। BCG का मतलब क्या है? बैसिल कैलमेट गुएरिन। लिख दे रही हूँ, बैसिल कैलमेट गुएरिन। तो ये वैक्सीन जो है मतलब लास्ट ईयर 2021 में BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया था, और ये जो है टीबी की रोकथाम के लिए एकमात्र क्या है? वैक्सीन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि BCG का किसके लिए है? इसके लिए है, जो एकमात्र अभी तक ये हुई है। और ये मनाते क्यों हैं? ये 24 मार्च को, मतलब मनाते तो ठीक है, लेकिन ये 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, और कोई डेट क्यों नहीं लिया गया? एक्चुअली हुआ क्या था कि 24 मार्च 1882 को 1882 में क्या हुआ था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच, क्या नाम था उनका? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिख दे रही हूँ, माइक्रो बैक्टीरियम, ये भी नहीं दिख रहा है बट चलिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रॉबर्ट कोच जो है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। कब? 24 मार्च 1882 को। और इसी कारण इसी दिन ये हर साल क्या है? मनाया जाता है। इतना क्लियर? WHO की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बताया गया कि हर दिन, मतलब पर डे कितने? एक मिनट, 4100 कितने? 4100 यानी 4100 से अधिक लोग क्या करते हैं? इसके कारण क्या है? अपने जान गंवा देते हैं। और लगभग कितने? 28,000 लोग इस बीमारी से क्या है? ग्रसित हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आंकड़े कभी कभी दे देता है, तो इसको ध्यान रखना है। कहीं लिखना हो, ऐसे हो जाए या फिर कुछ भी, तो थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। तो अगर देखें ओवरऑल देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में कुल टीबी मामलों में भारत का हिस्सा अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो भारत का हिस्सा कितना है? 26% है, 26% है। इसलिए क्या किया गया है कि विश्व टीबी दिवस दुनिया भर के लोगों को क्या करता है? उसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए, ये सब तो मैंने पूरी स्टोरी तो बता दी, कहानी पूरी बता दी। अब मेन जो है वो देख लेते हैं, क्या है थीम, क्या है इसकी थीम। इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है? तो है इन्वेस्ट टू सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टू सेव लाइव्स, ये क्या है? 2022 की थीम रखी गई है। और टीबी से निपटने के लिए कुछ पहल भी किए गए हैं। तो वैश्विक पहल में किया गया था, क्या किया गया है? फाइंड, ट्रीट ऑल @ TB, ये किया गया है। भारत की तरफ से देखें तो भारत ने इस लक्ष्य क्या रखा है? 2025 भारत ने टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक रखा है। यानी जो क्षय रोग के उन्मूलन के लिए जो योजना आई थी 2017 से 25, तो इसी के लिए क्या किया गया है कि 25 तक इसका लक्ष्य है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। निक्षय पोषण योजना है, ये सब है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। टीबी है क्या? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इतना तो सारा इनकी कहानी हो गई। तो टीबी है क्या? तो टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, तो ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्या है? जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है, जो लगभग देखा जाए तो 200 सदस्य वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? किस नामक, कौन से जीवाणु के कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। क्लियर? और इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है मनुष्य का? फेफड़ा ये प्रभावित होता है। लेकिन ये मतलब अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन मेन हमारा क्या है? फेफड़े को ये प्रभावित करता है। तो टीबी जो है ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है?
फैलता है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो उसके जो कीटाणु होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और इसी से ये दूसरे के संपर्क में आ जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक क्वेश्चन आप इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जिसको आएगा वो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो है ये किसकी है, मतलब ये क्या है? तो ऑप्शन है एक मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग है, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर सरकारी संगठन है, या संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो ये क्या है मैं खुद बता दे रही हूँ, फालतू आप लोग क्या परेशान होंगे कि जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है यानी मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है, ये क्या है? एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? संगठन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने वाले होंगे यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माउंटेन बाइकिंग एंड साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला साई नेशनल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जा रही है? शिमला में की जा रही है। साई देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो शिमला में की जा रही है। चलिए ठीक है, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ की जा रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? तो जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से, यानी कि ये जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो युवा सेवा और खेल विभाग है उसी के सहयोग से ये क्या करेगा? माउंटेन टेरेन बाइकिंग में एथलीट्स जो होंगे उनको ट्रेंड करने के लिए ये जो है भारत का पहला साई नेशनल उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए ये तैयार है। मतलब इसकी स्थापना की जा रही है शिमला में, इनको क्या करने के लिए? ट्रेंड करने के लिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना? प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षण देना है, तो इसके लिए ये किया जा रहा है। तो कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे क्या है हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश का नाम आया है कि भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर यही राज्य की जगह क्या पूछ ले, जिला पूछ ले, तो क्या हो जाएगा? किन्नौर। और किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का ही है। दोनों क्लियर हो गए। और पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग जो कि लेह मनाली मार्ग पर है, ये 9.0, ये कितने? अटल सुरंग जो है आपका 9.02 किलोमीटर, और कहाँ पर है? लेह मनाली मार्ग पर है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत का पहला कैबिनेट वाला राज्य कौन सा है? यही आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और बात करें कि विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन था? हिमाचल प्रदेश ही था। तो ये सारे फैक्ट रखने हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, रिवीजन इसीलिए बीच बीच में हम करा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के मध्य 22 मार्च 2022 को सुरक्षा कवच, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के मध्य 22 मार्च 2022 को सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किसके साथ किया गया? महाराष्ट्र पुलिस। तो क्या है कि 22 मार्च को जो भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न है वो और महाराष्ट्र पुलिस के बीच ये किया जा रहा है। एक तो ये भारतीय सेना और किसके बीच? महाराष्ट्र पुलिस के बीच ये किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है ये भी ध्यान देना है। पुणे के कहाँ पर? उसका नाम है लुल्ला नगर। तो इतना तो नहीं जानना है, बस हमको कहाँ आयोजन किया गया ये ध्यान देना है। पुणे में इसका आयोजन किया गया। क्यों किया गया? तो ये जो है पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का क्या करना है? मुकाबला करने के लिए पुलिस और सेना यानी भारतीय सेना द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाएंगी, जो अभ्यास की जाएंगी, उसी के मतलब इन दोनों के समन्वय से ही ये क्या किया जाएगा? ये आयोजित किया जा रहा है। किसके लिए? आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन दोनों के द्वारा जो संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच, जिसका क्या नाम है? सुरक्षा कवच 2। ये इसका मतलब क्या है? किस लिए किया जा रहा है? इसका उद्देश्य सिंपल सा अगर कहा जाए तो आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए। क्लियर?
और इससे क्या होगा, दोनों संगठन के बीच क्या होगा, जो अंतःक्रियाशीलता होगी उसमें सुधार भी किया जाएगा। क्लियर। अगर महाराष्ट्र की बात आई है तो देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। सीएम कौन है वहाँ के, उद्धव ठाकरे हैं। और वहाँ पे जो नेशनल पार्क है देखा जाए महाराष्ट्र में तो संजय गांधी, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव भी कई बार पूछा जा चुका है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या हुआ है अभी कि जो वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े, तो उसके अनुसार जो वस्तुओं का निर्यात है, वस्तुओं का जो निर्यात है वो जो हमारा वित्त वर्ष 21-22 है उसमें 21 मार्च 2022 तक, अभी 21 मतलब इस वित्त वर्ष को पूरा होने में भी अभी कितने हैं, 9 से 10 दिन बाकी हैं, 9 से 10 दिन बाकी हैं। लेकिन इसी में क्या हुआ है, इसका जो ये क्या है, जो लक्ष्य रखा गया था ये उससे भी ज़्यादा मतलब पहुंच गया, 400 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन ये कितने प्रतिशत बढ़ गया है, तो कितने प्रतिशत बढ़ करके हुआ है, 37%। कितने परसेंट, 37। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वित्त वर्ष में ये कितने का निर्यात किया गया है, 400 बिलियन डॉलर, जिसको क्या कहा गया, 400 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया है। कितने परसेंट की वृद्धि के साथ, 37% की वृद्धि के साथ। तो हमें ये भी ध्यान रखना है आंकड़ा, और ये भी ध्यान रखना है, दोनों, कौन सा पूछ ले कोई पता नहीं, इसलिए दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका, तो ये तो चलिए ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो मतलब हुआ है निर्यात, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में निर्यात, ये भी हमको जानना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा वो हुआ है। चलिए देख लेते हैं हम इसको भी। तो अगर देखा जाए कि अभी इसमें मैंने बताया कि 9 दिन पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया, अभी इसमें 9 दिन बाकी हैं फिर भी। और जो प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं, प्रमुख निर्यात प्रोडक्ट जो हैं उसको देख लेते हैं, वो क्या है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, चमड़ा है, कॉफ़ी है, प्लास्टिक और जो टेक्सटाइल के रेडीमेड कपड़े हैं, मांस है, डेयरी उत्पाद हैं, समुद्र से अर्जित उत्पाद हैं, तंबाकू, ये सब क्या हैं, निर्यात उत्पाद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ किया गया है, तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर। चलिए ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि 400 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है, जो हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा, मतलब अभी वित्त वर्ष को पूरा होने में 9 डेज़ बाकी भी हैं, उसमें भी ये अपने मतलब अभी तक का जो है एक वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा इसने क्या किया है, रिकॉर्ड बना दिया अपने इतिहास में। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, लेकिन जो ये भी तो देख लेते हैं कि निर्यात इतना हुआ तो आयात कितने का हुआ, देख लेते हैं कि हम लोग घाटे में हैं कि प्रॉफिट में हैं। तो आयात जो हुआ है वो हुआ है कितने का, 589 बिलियन डॉलर। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 400 और ये 589, 400 और मतलब सीधे सीधे कितने का, 189 बिलियन डॉलर, 189 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, घाटा हुआ है। मतलब कहने का मतलब यही है कि हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, तो हम क्या रहते हैं, घाटे की स्थिति में रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी क्या है, जो रिकॉर्ड है वो हमें इसी में खुश रहना है कि क्या है, ये वित्त वर्ष में क्या किया है, ये इतने डॉलर पर इस बार पहुंच गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में 22 मार्च 2022 को कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो जो 75वां हमारा चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता के वर्षगांठ, तो ये जो 75वां है तो ये क्या कह रहा है कि कितने महिलाओं को दिया गया, तो 75 महिलाओं को दिया गया है, 75 महिलाओं को दिया गया है। तो चलिए इस बारे में भी देख लेते हैं कि ये जो 75 महिलाओं इसमें मतलब क्यों दिया गया है, क्या है, ये सारे रीज़न हम लोग चलिए देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति आयोग, ये ध्यान रखना आपको, नीति आयोग। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है ये भी देखना है। तो इसका कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण है। पहला तो ये किसका है, कौन से मंच के द्वारा, महिला उद्यमिता मंच द्वारा, किसके, नीति आयोग के, पहला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा ये है, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स है। तीसरा क्या फैक्ट है,
5वां संस्करण है। और चौथा फैक्ट क्या है कि कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? 75। क्यों? भारत की आज़ादी का 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए ये किया गया। और ये जो है कि जो महिलाओं को सम्मानित किया गया है तो उसमें क्या रखा गया? सशक्त, एक मिनट, सशक्त और समर्थ, सशक्त और समर्थ भारत, भारत की दिशा में, सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में जो उनका योगदान है, किसका योगदान? महिलाओं का योगदान, तो उसी के लिए जो 75 महिलाएं हैं उनको इससे सम्मानित किया गया है। कौन सा है? विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो महिला उद्यमिता मंच है इसी के तत्वाधान में नीति आयोग द्वारा क्या कर रहा है? 2018 से ही, 2018 से ही विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 2018 से किसके तत्वाधान में नीति आयोग द्वारा दिया जा रहा है? महिला उद्यमिता मंच के तत्वाधान में दिया जा रहा है, ताकि जो उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ जो भारत की महिला नेता हैं उनका जो कार्य है, उनका जो प्रयास है उसको और भी ज़्यादा क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आया ही है तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं महिलाओं के नाम पर। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी कब मनाया गया था? मार्च में ही मनाया गया था। कौन से दिन? 8 मार्च को मनाया गया। और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो कब मनाया गया? 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उस पर मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी शीघ्र ही मैंने अपने वीडियो में बताया था, लेक्चर में बताया था कि एक अम्मा योजना और एक बहिनी योजना, ये दोनों योजनाएं किस राज्य सरकार की पहल है? तो किसकी है वो? सिक्किम की है। और अगर बात करें कौशल्या योजना तो ये किसकी है? छत्तीसगढ़ की योजना है, जिसमें 5,000 रुपये दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब दूसरी संतान क्या होगी? लड़की होगी, तो उसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए हाँ, और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के केवलादेव, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस राज्य के केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा तकनीकी? ये तो ठीक है, हम लोग को तो पता है केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, ये तो सबको पता होगा, इतनी बार बता चुके हैं। कहाँ पर? पहले ये यहाँ लिखा भी है, लेकिन बिना आगे देखे ये हम लोग क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए कि राजस्थान है। लेकिन यहाँ पे ये पढ़ना है कि ये बोमा तकनीकी जो शब्द है, इंपॉर्टेंट है ये बोमा तकनीकी। तो पूछ सकता है कि आखिर बोमा तकनीकी है क्या और ये कहाँ की है? तो बोमा तकनीकी पहली है क्या, ये अभी समझेंगे, लेकिन ये कहाँ की है पहले ये देख लेते हैं। ये है अफ्रीका की। चलिए अब देखते हैं कि ये है क्या। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए अब इसको समझते हैं। ये है अफ्रीका की बोमा तकनीकी। तो ये है क्या? तो इस बोमा तकनीकी में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है? बोमा तकनीकी क्या होती है? ये एक कैप्चरिंग तकनीकी होती है। क्या कौन सी तकनीकी थी? एक मिनट पहले मैं कैसी होती? ये एक कैप्चरिंग तकनीकी होती है। कैप्चरिंग मतलब पकड़ने की नीति। अब कैसे? ये आप देख रहे होंगे, ऐसे ये दिख रहा होगा। ये क्या है? एक बाड़ बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? बाड़ बना दिया गया है। बाड़ मतलब कि इसी के अंदर ही रहे, इधर उधर ना जाए। क्लियर? तो इसी के अंदर, यानी जानवरों का पीछा करके क्या करते हैं कि जानवरों का पीछा करके इधर से करते हैं और इसी बाड़ के माध्यम से इनको मतलब उनका पीछा करते हुए इसी बाड़ में उनको पहुंचाया जाता है। इनमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से क्या करते हैं? जानवरों का पीछा करते हुए इसी में पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पहुंचाते पहुंचाते ये दिख रहा होगा, ये गाड़ी देख रहे होंगे आप लोग। तो जब इसमें क्या करते हैं कि ये फनल क्या करता है कि जब ये मतलब इनको क्या करते हैं, फिर यहाँ हरी हरी घास रख देते हैं, पूरा हरी हरी घास रख देते हैं, घास की चटाई बिछा देते हैं, एकदम हरा हरा रंग से ढक दिया जाता है पूरा। तो जानवर क्या करते हैं, उसी को देखते हुए ये अंदर आ जाते हैं और यहाँ चले आते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें जानवरों को क्या करते हैं, ऐसे ही करके बोमा तकनीकी के माध्यम से, अफ्रीका में यही तकनीक अपनाई जाती है, और ऐसे ही करके क्या करते हैं, जानवरों को दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए उन्हें क्या करते हैं, एक बड़े वाहन में रखा जाता है इसी तकनीकी के माध्यम से। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? और इस पुरानी तकनीक का यूज़ पहले करते थे, जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए किया जाता था, उन्हें ट्रेंड करने के लिए किया जाता था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्यों ये चर्चा में आया है, एक्चुअली हुआ क्या है कि राजस्थान के जो भरतपुर ज़िला है, राजस्थान का कौन सा ज़िला? भरतपुर ज़िला है, वहीं पर है आपका क्या है, केवलादेव
जो नेशनल पार्क है यहीं पर है। पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है राजस्थान के, तो भरतपुर ज़िले में है। तो वहीं पर क्या हुआ, अफ्रीका की क्या कहते हैं उसको, बोमा तकनीकी का यूज़ किया गया। अफ्रीका की बोमा तकनीक का यूज़ कहाँ किया गया, यहाँ पर किया गया। तो क्यों किया गया, तो इसका यूज़ इसलिए किया गया कि जो चित्तीदार हिरण है, कौन, चित्तीदार हिरण, जिसको चीतल भी कहते हैं, चित्तीदार हिरण, तो इसका प्रयोग क्यों किया गया, इनको पकड़ने के लिए किया गया। और इन्हें पकड़ करके कहाँ पर, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वहाँ पर पहुँचाने के लिए किया गया, ताकि क्या है, शिकार का जो आधार है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जा सके। अब जब चित्तीदार हिरण की बात की गई है तो देख लेते हैं ये चीतल की IUCN में किस कैटेगरी में है ये, तो ये रेड लिस्ट में ये कहाँ पर है, लीस्ट कंसर्न। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी एक तो बोमा तकनीकी क्या है, दूसरा ये चित्तीदार हिरण जो है ये किस उसमें है, जब चर्चा में आया तो हो सकता है पूछ ले। तो लीस्ट कंसर्न है, जिसको हिंदी में कहा जाए तो कम चिंतनीय उसमें है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा मैंने बता दिया। और ये जो स्थानांतरण अभ्यास है पूरा, जो मतलब यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये जो अभ्यास, स्थानांतरण अभ्यास, इसको किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, NTCA के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। और ये सब बता दिया कि कहाँ पर है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, और ये राजस्थान में बता ही दिया। और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है, और क्या है, रामसर साइट में भी शामिल है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ की नदी की बात करें तो जो गंभीर नदी है और बाणगंगा, 2 नदियाँ हैं जो इस नेशनल पार्क से होकर के बहती हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें टाइगर रिजर्व की तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान के अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का है, केवला तो बता ही दिया। वन्य जीव अभ्यारण्य देखा जाए तो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो उदयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, MP और यूपी के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। राजस्थान, MP और यूपी के त्रिकोणीय जंक्शन पर क्या है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। तो इससे रिलेटेड जितने भी थे मैंने सारे आपको फैक्ट बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट ऊपर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस अर्धसैनिक, छूटा तो नहीं, किस अर्धसैनिक बल का 24 मार्च को 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो किसका मनाया गया है, असम राइफल्स का मनाया गया है। तो इस बार जो असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया गया वो किस नंबर का है, 187 नंबर का है। और ये असम राइफल जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश राज के तहत ही 1835 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने बता दिया। और हाँ, ये दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। क्या, दोहरी नियंत्रण, मतलब इस पर दोहरा नियंत्रण है। कौन कौन सा, मतलब इसका नियंत्रण जो है वो किसके पास है, भारतीय सेना के पास है। लेकिन जो इसका वेतन होता है और जो इसका बुनियादी ढांचा होता है वो किस मंत्रालय के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। क्लियर, इसका नियंत्रण मैंने कहा कि भारतीय सेना के पास है, और जबकि इसका जो वेतन है और बुनियादी ढांचा है वो गृह मंत्रालय के पास है। यानी कि दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है, यही असम राइफल्स है। और वर्तमान में देखा जाए तो इसकी कितनी है, 46 बटालियन है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और जिसकी शुरुआत 1835 में हुई थी, ये भी मैंने बता दिया। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सेंटिनल्स, 1 मिनट मैं लिख दे रही हूँ, सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, असम राइफल। तो ये मैंने बता दिया सबसे पुराना है। इसका गठन 1835 में हुआ था, और पहले इसका नाम क्या था, कछार लेवी था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसका नाम कछार लेवी था, लेकिन 1917 में यानी 1917 में इसका नाम असम राइफल रख दिया जाता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो उत्तर पूर्व के प्रहरी, वही सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व का प्रहरी इसको कहा जाता है। और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो भारतीय सेना के पास है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, शिलोंग में है। शिलोंग कहाँ है, मेघालय की क्या है, कैपिटल है। तो ये भी पूरा मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया, किसके द्वारा जीता गया है, तो मारियो मार्शल के द्वारा। ये क्या है, ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, यानी चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसी के ये गवर्नर हैं, जिनका नाम है मारियो मार्शल।
मार्शल नहीं, मार्सेल होगा, मारियो मार्सेल, मारियो मार्सेल। ये चिली जो सेंट्रल बैंक चिली है, चिली का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के ये गवर्नर है मारियो मार्सेल। तो इन्हें ही ये पुरस्कार मिला है। और चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली। चिली का लोकेशन अभी नीचे चलेंगे तो मैं दिखा दूंगी कहाँ पर है, और इसके बारे में मैंने कई बताया भी है। जैसे चिली है, चिली के बारे में बताया, यहाँ का एक फेमस मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। ये ध्यान रखिएगा, आटाकामा मरुस्थल, जो कि पूछता है एग्जाम में, मरुस्थल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किया है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। लॉन्च तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इस समारोह की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो चाइना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनका नाम है वांग झिगांग, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। चलिए ठीक है, अध्यक्षता कर ली। लेकिन ये जो विकास केंद्र का शुभारंभ किया क्यों किया? तो जो ब्रिक्स देश हैं, तो अभी बता रहे हैं, ब्रिक्स देश तो आपको पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, बता देंगे अभी। तो जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं, तो इनके बीच क्या करना है, जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन्स हैं यानी जो टीके हैं, उनका क्या हो, उचित वितरण हो। तो उस उचित वितरण को बढ़ावा देने के लिए इसके केंद्र का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। भारत जो है वो WHO की देखा जाए तो 65 से 70% वैक्सीन आवश्यकता को पूरा करता है। और साथ ही ये क्या करता है, 150 प्लस 150 देश से अधिक देशों को ये क्या करता है, वैक्सीन की आपूर्ति करता है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माण उद्योग में से क्या है, भारत एक है। चलिए अब ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ब्रिक्स है, ये क्या होता है कि 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, उन्हीं के द्वारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया यानी भारत, और ये क्या नाम है इसका, सी से चाइना, पहले 4 थे, ये तो बाद में ऐड हुआ है, पहले 4 थे। तो इन्हीं की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो विकास की संभावनाएं थी, उन्हीं पर एक रिपोर्ट में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? तो और ये हो गया। और पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है वो कब होता है? 2009 में होता है। कहाँ पर होता है? ये जो आपका रशिया है, दूसरा रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। क्लियर? और फिर क्या होता है, 2010 में ये जो लास्ट वाला है एस का मतलब साउथ अफ्रीका, 2010 में ये क्या हो जाता है, ये भी इसमें ऐड हो जाता है। और तभी से ये क्या कहलाने लगता है, ब्रिक्स कहलाता है। यानी ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक क्या है, समूह है, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है, ब्रिक्स है। जिसके B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, कल का रिवीजन फटाफट करते हैं। रिवीजन कर तो दे रहे हैं, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए। और जो नए देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा तो नहीं रहा है, तो एक सब्सक्राइब तो करना। अब आप लाइक करते हैं तो थोड़ा क्या होता है, ये जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंचता है। तो आपसे कुछ तो मांगा नहीं जा रहा, बस एक लाइक करना है। तो लाइक करने में कुछ तो नहीं जा रहा आपका, उतना तो कर ही सकते हैं जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर सकते हैं। तो हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड यहाँ लेटर्स था, कल भी मैंने बताया था, अभी भी बता दे रहे, लेटर्स है, ने किसे वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से, तो डेनिस पार्नेस सुलिवन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग का आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान। न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ये भी इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है? पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली तो जिया राय बनी है। किसने उत्तराखंड के 12वें CM के रूप में शपथ लिया? पुष्कर धामी ने लिया है। सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, मैप दिखा दे रहे हैं। मैंने कहा था आपको चिली दिखाने के लिए, ये है आपका चिली। और अफ्रीका के बारे में चर्चा किया था मैंने क्वेश्चन में, जो अफ्रीका की बोमा तक नहीं थी, ये है आपका अफ्रीका। ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अफ्रीका में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि अफ्रीका में जो विषुवत रेखा है आपकी, विषुवत रेखा से 6 देश होकर के गुजरते हैं। वो कौन से हैं 6 से? गैबॉन है, कांगो है, कांगो जायरे है। 1 मिनट, विषुवत रेखा से अभी इसमें आप देख नहीं पाएंगे ना, क्लियर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ।
आप लोग अपने मैप में देखिए, देखते चलिए, हम बोल दे रहे हैं। गैबॉन, कांगो गणराज्य, और युगांडा, केन्या, और क्या है, सोमालिया। युगांडा, केन्या, सोमालिया। क्लियर। और अगर बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा में तो वो क्या हो जाएगा, मकर रेखा से 5 देश होकर के गुजरते हैं। कौन कौन से हैं? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और आपका क्या है, मोजाम्बिक, और क्या है ये आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा से होकर के कितने देश गुजरते हैं? 8 देश। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है पश्चिमी सहारा, फिर है आपका मॉरिटानिया, फिर है क्या है, माली है, मॉरिटानिया, माली, फिर आपका अल्जीरिया, फिर आपका लीबिया, फिर क्या है, नाइजर है, नाइजर ये है, फिर है चाड है, चाड के बाद आपका क्या है, मिस्र है। तो ये आपके जो हैं ये कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। तो 8 देश हैं आपके। और जो 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, और क्या नाम है उसका, ट्यूनीशिया, ये तीनों जो हैं हेमाइट्स देश कहलाते हैं। कौन से देश कहलाते हैं? हेमाइट्स देश कहलाते हैं। क्लियर। तो ये सब ध्यान, और अफ्रीका की जो भाषा है वो क्या है, स्वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हाँ ठीक है, इतना ध्यान रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे ये है आपका क्या नाम है, मोरक्को, जैसे अभी मैंने बताया मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ये लीबिया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर ये आपका देख रहे होंगे भूमध्य सागर है, मैप देखते रहिए। और हाँ, ये जो मेडागास्कर है, कहाँ गया ये मेडागास्कर जो है, ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यानी जब ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है तो पहला कौन सा है, तो पहला आपका कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड है। दूसरा कौन सा है, न्यू गिनी है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी है। तीसरा कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है। एंड फोर्थ कौन सा है, मेडागास्कर है। तो चारों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ भी आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक करना तो बनता है, उसको तो कहना ही नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, लेकिन कहना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।